शुरू में तो लोगों को लगता था कि भाई सिंधी हेट ये कहाँ से आ गया, क्योंकि लोग बात नहीं करते थे, लोग सुनते नहीं थे अपने अराउंड, या तो सिंधी कंफर्टेबल नहीं है कि वो आपको बता सकें, या आपसे ही उन्होंने रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स या रेसिस्ट बातें सिंधियों के बारे में सुनी होंगी। मसला ये है कि लोग इतने रेसिस्ट हैं कि उनको पता भी नहीं कि वो रेसिस्ट हैं। उनको लगता है कि उनका रेसिज्म जस्टिफाइड है। मतलब ये एनस टोपू जो हैं, पता नहीं कौन है, इनकी ये ट्वीट चेक करें। अगर तो माशाल्लाह आप इतने तासुब में पले हैं, इतनी आपकी परवरिश नफ़रत भर भर के हुई है, भूसा भरा हुआ है कि आप सोच रहे हैं इसमें रेसिस्ट क्या है, जो कई कमेंट्स आए, तो मैं आपको ना एक एनालॉजी के थ्रू समझा देता हूँ। अगर तो कोई ट्वीट करता कि वाई डोंट यू शो रियल मुस्लिम कल्चर लाइक टेररिज्म, अलकायदा, टीटीपी, विमेन सब्जुगेशन, आप बोलते पागल वागल तो नहीं हो गए हो, ये कुछ मुसलमान हैं जो इस्लाम के नाम पे गलत काम करते हैं, ये इस्लाम की ट्रू पिक्चर नहीं है। और अगर उसका कोई रिस्पॉन्ड करता हाँ पर मुसलमान करते तो हैं ना, आपको समझ में आ जाती कि इस्लामोफोबिया है। इन चीज़ों को हाईलाइट करना और बोलना सही इस्लामिक कल्चर ये है, या इसको चलें पाकिस्तान पे रख दें। अगर तो कोई इंडिया से ट्वीट करे मुझे, शहजाद गयास व्हाई डोंट यू डू अ पॉडकास्ट ऑन रियल पाकिस्तानी कल्चर, बच्चाबाजी, कज़न मैरिजेस, मॉब लिंचिंग्स, दैट इज़ द ट्रू फेस ऑफ रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। ये है रियलिटी, ये सब पाकिस्तान में होता है। पर क्या पाकिस्तानी कल्चर सिर्फ ये है? कैन पाकिस्तानी कल्चर बी रिड्यूस टू बच्चाबाजी, डोमेस्टिक वायलेंस, मॉब लिंचिंग्स के बस? अगर तो कोई पाकिस्तानी है वो ये चीज़ें करता होगा, हमारे मुल्क में सिर्फ यही हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख ही यही है, हमारी आइडेंटिटी यही है। आप जो देख रहे हैं आप पाकिस्तानी हैं, आप या तो मॉब लिंचर हैं, आपका बाप, आपके दादा, आपका ख़ानदान, और यही चीज़ है पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी होने का मतलब ये है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये हैं आप। क्या होता आपका, आपको समझ में आ जाती, पागल तो नहीं हो गया? हाउ कैन यू रिड्यूस a 75-year history, 200 million people to these things? These things are terrible, they happen, but to say this is just the true पाकिस्तानी कल्चर एंड बाकी सब तो जो भी बात कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, वो झूठा है और ये असल इश्यूज़ हैं। आपको क्लियर समझ में आ रहा है मसला, बट व्हेन इट कम्स टू सिंध एंड सिंधीज, बंद दिमाग बंद। इसमें रेसिज्म क्या है? रेसिस्ट को आप लोग प्रमोट करते हैं। मतलब अजीब बात है यार, पाकिस्तान में फेमिनिस्ट कैंसिल हो जाती हैं, रेसिस्ट जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस ट्वीट में प्योर हेट्रेड फॉर सिंधीज़ है, लेकिन क्योंकि सिंधियों को गालियां दी हैं आपने, एक अनस्टोपे नोबडी लाइक नोबडी नोज हिम, उसको भी आप लोगों ने इतनी अटेंशन दे दी थे, मेरे तक जो सालों की उसकी नाकाम कोशिश फाइनल हो गई कि भाई किसी एक दिन शहजाद गयास मेरा नाम ले ले, तो आपने थैंक यू कि किसी बच्चे का भी ख्वाब सच करवा दिया आप लोगों ने आज के दिन। और ये शुजा आज़मी जो हैं ट्विटर पे, इन्होंने ये भी बोला है कि सिर्फ सिंधी नहीं है, हर कौम के ख़िलाफ़ इसी घटिया शख्स ने बकवास की हुई है, वेदर देयर पश्तून, वेदर देयर बलोची। एंड आई थिंक दिस हैज़ गिवन मी सम पर्सपेक्टिव कि आई एम फोकसिंग ऑन सिंधी हेट ऑफ कोर्स, बिकॉज वो मैं हूँ, मैंने देखा है। बट ये जो एक, अब लोग समझेंगे आप सीक्रेटली एक कम्युनिटी, मैं सीक्रेटली किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। आप पंजाबी हों, आप सिंधी हों, आप उर्दू स्पीकिंग हों, आप जो कोई भी हों, अगर आप एक एलिट इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं जिसमें आपको लगता है कि अमेरिका हमसे करीब है, ऑस्ट्रेलिया हमसे करीब है, इंग्लैंड हमसे करीब है, ये कल्चर्स बड़े कूल हैं और हम लोग ऐसे हैं, और पाकिस्तानी सारी कल्चर्स घटिया हैं, बलोच कल्चर में क्या रखा है, पंजाबी कल्चर में क्या रखा है, सिंधी कल्चर में क्या रखा है, ये सब जाहिलों की ज़बानें हैं, इनका कोई कल्चर नहीं है, इंडिजिनस कल्चर जो है आइडेंटिटीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, 2025 में ये चीज़ें मैटर नहीं करती, तबाह करो, जलाओ, मारो। ये जो एक सोच है ना घटिया, जिस सोच को मैं दराज के इसराइली बोलता हूँ, किसी कम्युनिटी को नहीं, वंस दे गेट देयर दे फोकस ऑन सिंधीज़ बिकॉज वो एक ट्रेंड बना हुआ है, एक कूल बन गया है, लाइक्स आते हैं सिंधियों को गालियाँ देकर, बट उनके दिल में नफ़रतें सब कौमों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लगता है सिंधी कल्चर में कोई वैल्यू नहीं, बट बलोच कल्चर में बहुत ज़्यादा वैल्यू। नहीं, इनको सब जाहिल लगते हैं क्योंकि ये खुद तासुब में पले हुए जाहिल लोग हैं। एंड नाउ दैट द रेसिज्म इज बीइंग कॉल्ड आउट, दे आर हाइडिंग बिहाइंड देयर आइडेंटिटी। ही इज एंटी महाजन, नो आई एम एंटी BS रजी, द जो भी उनका नाम था, मैं तो पूरा नाम भी नहीं जानता उस घटिया आदमी का, उसने जो घटिया बातें की थी हर कौमों के बारे में, वो तो पंजाबी है। कितने हम लोगों ने उसको कॉल आउट किया, किस किस ज़बान में उसको कॉल आउट किया। सोच ही मसला है ये। आपको सोच आपके अंदर कहीं से भी आ जाए कि हम रेशली सुपीरियर हैं और बाकी सारे इन्फीरियर हैं, और ये
हो सकता है कलोनियलिज्म से भी आ रही हो कि आप लोगों के जो माँ बाप हैं वो कलोनियल बाबूस थे, वो गोरे के बूट चाटते थे, आप लोग फ़ौज के बूट चाटते हैं। कहाँ से पीटीवी पे नौकरियाँ मिली हैं हमें भी पता है। तो बस आपकी वही सोच बनी हुई है कि भाई सारी जो मकामी कौमें हैं वो जाहिल हैं, वो अनपढ़ हैं, वो जंगली गवार हैं। ये सोच आपके अंदर पैदा हो जाए ना, आपकी जहालत को कोई नहीं रोक सकता। उधर भी यही हुआ, लोगों ने क्या बोला कि नहीं, लोगों को इस शख्स से मसला नहीं, दिस इज़ एंटी पंजाब। पंजाब की गवर्नमेंट ने आके सपोर्ट किया। फिर लोग कहते हैं वेर इज सिंधी हेट। एक आदमी जिसने सिंधियों को इतनी घटिया गंदी गालियाँ दी, जो नेशनल टीवी पे आता है, हमारे टैक्स से पैसा खाता है, उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबे की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सपोर्ट किया, फिर आप कहते हैं सिंधी हेट कहाँ है। ये जो एक घटिया हरकत है ना कि एनएस टोपू को अगर मैं करूँ कॉल आउट या इनको करूँ आप कौम के बारे में बनाते, भाई मेरा तो टाकरा 26 का आंकड़ा है पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ, क्या कुछ नहीं बोला 6 साल में। आपने कभी कुछ मुझे देखा बोलते हुए? पीटीआई वालों को मेरे से मसला नहीं, पीटीआई वालों को सब सिंधियों से नफरत है। क्यों नहीं? मतलब ये तो मैंने अभी इशूज़ ही खुलकर ज़रा बात करनी शुरू की है ना। मेरी तो आइडेंटिटी फ्रंट एंड सेंटर थी भी नहीं। इट वॉज़ मोर अबाउट इशूज़, इट वॉज़ मोर अबाउट गैस, इट वॉज़ मोर अबाउट कॉन्वर्जेशंस। अब जब मैं एज अ सिंधी इशूज़ की बात कर रहा हूँ, वो मसला बन गया है ना। तो इस चीज़ को बनाना कि मैं एनस को बुरा बोलूँ तो भाई मैं मुहाजिरों को बुरा बोलूँ, नहीं, मैं हमज़ा को बोलूँ यार सब सिंधी, नहीं। तुम लोग घटिया लोग हो, तुम लोग दराज के इजराइली हो। अपनी पूरी कौम को अपने घटियापन की वजह से जलील मत करवाओ। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सम ऑफ दिस डज कम। ये जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं मुझे भी ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। अ लॉट ऑफ इट डज कम फ्रॉम पाकिस्तान स्टडीज़। मैंने किताब भी लिखी, ये बातें भी यूनिवर्सिटीज़ में, वो बातें भी काफ़ी चल रही हैं। तो जो इनिशियल मेरे चक्का लगाकर ये जो -शहजाद -1 फार्मूला वायरल किया गया था कि इस पे क्रॉस लगा देंगे, तो मेरे भी अंदर का इमरान खान निकल गया था कि ये मैं मिटा कर दिखाऊंगा आपको। ये जो आपने रेड लाइन दिखाई है ना, मिटा कर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो जो ग्रुप है वॉइस ऑफ महाजर्स, उन्होंने जो मेरा चाका लगाकर जो भी बातें लिखी थी घटिया, हम नहीं हाईलाइट करते। उनका मसला था कि सारे मुहाजिरों को शहजाद को बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि शहजाद ने लियाकत अली ख़ान और सर सैयद अहमद ख़ान की तनकीद की है और तो ये मुहाजिरों के ख़िलाफ़ है। पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि सर सैयद अहमद ख़ान कैसे मुहाजिर हो गए। सर सैयद अहमद ख़ान का तो इंतकाल पाकिस्तान बनने से पहले ही हो गया था, इकबाल का भी इंतकाल पाकिस्तान बनने से पहले हो गया था। ये दोनों किस खाते में महाजिर हो गए? सर सैयद अहमद ख़ान एंड इकबाल मोस्ट लाइकली एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इफ आई हैव टू गेस, बोथ ऑफ देम वुड हैव प्रॉबली बिन अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सर सैयद अहमद ख़ान तो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ होता है या ब्रिटिश कलोनियल रजीम के ख़िलाफ़ होता, तो उनको तो कोई आज़ादी का शौक़ नहीं था। इनफैक्ट वो तो आज़ादी के ख़िलाफ़ बोलते थे कि भाई क्या लड़ रहे हो, क्या बगावत कर रहे हो, पढ़ो, इनकी तरह बनो, इनके साथ काम करो, ब्यूरोक्रेसी में आओ, बाबू बनो। अल्लामा इकबाल को जब ये बोला गया कि आपने इलाहाबाद एड्रेस में अलग स्टेट मांगा है, तो उन्होंने लेटर लिखा, लेटर शाया हुआ है टाइम्स में कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैंने कभी नहीं बोला कि एक अलग मुल्क बनेगा। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ में उल्लू बना दिया लोगों को कि इलाहाबाद एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की डिमांड रखी थी। उन्होंने ख़ुद लेटर लिखा है कि नहीं, मैंने नहीं रखी थी, क्यों मुझे मरवा रहे हो, क्यों मुझे फंसवा रहे हो। जहाँ तक लियाकत अली ख़ान की बात है, वो तो हमने एक वीडियो में एड्रेस कर ही लिया है कि उनका रेसिज्म या जो उन्होंने रेसिस्ट बात की थी उसको कॉल आउट किया था। और अगर लियाकत अली ख़ान को क्रिटिसाइज़ करने से आप एंटी मुहाजिर हो जाते हैं, तो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना भी एंटी मुहाजिर थे। लियाकत अली ख़ान ऑन द रिकॉर्ड किताबों में छप चुका है, उन्होंने सिंधी ज़बान के बारे में कहा गलत बात, इलिटरेट्स की ज़बान है, बोला सिंधी कल्चर क्या है डोंकी कार्ड कल्चर के अलावा। इसका क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो तनकीद से बालातर हैं, आपने उनको मजहबी फ़िगर बना दिया है। हमारा अगर तो आप मुसलमान हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा कोई भी इंसान तनकीद से आज़ाद नहीं है। तो फिर क्यों नहीं तनकीद की जा सकती लियाकत अली ख़ान ने? लियाकत अली ख़ान की आपने क्यों ये मर्तबा दिया है उनको? अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनमें से एक थॉमस जेफरसन है। तो थॉमस जेफरसन के स्लेव्स थे। यू कैन सेलिब्रेट द क्रिएशन ऑफ अमेरिका, यू कैन डांस ऑन जुलाई 4th एंड स्टिल बी लाइक कि थॉमस जेफरसन एक स्लेव ओनर था, एक रेसिस्ट था, कालों के ख़िलाफ़ था। भले उसने 4 अच्छे काम किए हों, ये डिस्कशंस हो सकते हैं। ये डिस्कशन करने से आप एंटी अमेरिकन नहीं हो जाते, लेकिन एक ब्लेटेंटली रेसिस्ट बात जिसका तो कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं निकाल सकता, उस पर गुफ्तगू करने के लिए, उस पर बात करने के लिए आप लोगों ने मुझे ना सिर्फ
एंटी पाकिस्तान, एंटी मुहाजिर बना दिया. एंड आई थिंक दिस link that they're making is because a lot of muhajirs feel that this Pakistan project ये इनका प्रोजेक्ट है, इन्होंने इनहेरिट किया है, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की तनकीद पे भी ऑफेंड ये हो रहे इसलिए हो रहे हैं बिकॉज दे सी दैट थ्रू लाइन के सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन मी, ये पाकिस्तान की कहानी है और हम ही मिरसे में मिला है. तो अगर तो आप सर सैयद अहमद ख़ान की एक एकेडमिक क्रिटिक हो रही है, एक एकेडमिक डिबेट हो रही है एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कि भाई प्रो कलोनियलिज्म पॉलिसी बेहतर थी, एंटी कलोनियलिज्म पॉलिसी बेहतर थी, बादशाह खान की जो सियासत है, लिटरली मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो एंटी कलोनियल थी, वो बेहतर थी, या सर सैयद अहमद ख़ान अगर कह रहे हैं कि पढ़ो बरतानवी साम्राज्य जैसे बनो, वो बेहतर थी, आप लोग बताएं. अगर तो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन होने से आप ऑफेंड हो रहे हैं कि अल्लाह हमारे जैसे जाहिल नहीं अगले पैदा होंगे, ये आप लोगों का मसला है. आई विल कंटिन्यू एजुकेटिंग पीपल. जो सेशन में लोग आए हैं उनसे पूछ लें कि यार वो कितना अच्छा इंटरैक्टिव सेशन हुआ था, आप लोगों ने उसमें से एक चीज़ निकाल कर बिला वजह की मेरे खिलाफ कैंपेन चला दी. तो नो, आई डोंट थिंक द वॉइस ऑफ महाजर्स इज जेन्युइनली द वॉइस ऑफ महाजर्स. या अगर इस ग्रुप में ये जहालत की जा रही है, या जो ग्रुप के एडमिन जाहिल तासुबी शख्स हैं जिनको पाकिस्तान की तारीख की अलिफ बे पे नहीं पता, जिनको बस ट्रिगर होना है, जिनको बस तारीख में कोई भी दे दो, अगर बचपन में स्टिकर था तो उसको बाप बना लेना है, दे डोंट रिप्रेजेंट ऑल महाजर्स. ना हर महाजर को लगता है कि पाकिस्तान हमारे विरसे में मिला है और हमने इसको कंट्रोल करना है, और सारी की सारी जो पाकिस्तान की तारीख है वो हमारी तारीख है और हमने किया है सब कुछ. और 200 साल पहले का भी कोई क्रिटिसिज्म करेगा तो ये मेरी ज़ात पे उत्ते हमला किता है, यू सन ऑफ अ. I don't. I'm just talking about these specific people and I'm responding to that. Coming back to ये जहाँ से ये शुरू हुआ था एनएस टोपी की ट्वीट के ऊपर, वो जो कह रहे हैं फोर्स कन्वर्जन्स, नॉट टू गो दैट, वो जो मीम है कि अगर तो तू इस शहर में जानता नहीं है मुझे तो जानता किसको है. हमसे ज़्यादा ये बात किसने की है? आई कांट थिंक ऑफ many platforms who've vehemently had this conversation. I don't think इस तरह खुलकर इतनी ज़्यादा बात की जाती थी, which is why माइनॉरिटी राइट्स मार्च जो करवाते हैं बेहविश, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में सपोर्ट किया कि भाई तू जो ये हिंदुओं के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है कि फोर्स कन्वर्जन की बात करना, अगर तू इतना सिंधी बनता है. ज़्यादा से ज़्यादा की किसने है? जो माइनॉरिटी राइट्स मार्च करवाते हैं बेहविश, जिनसे मेरी सालों की दोस्ती है, वो जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, ये तो वो लोग हैं ना जो कमोड पे बैठते हैं रात को सोचते हैं लाइक्स किस चीज़ पे आएंगे, ताकि आज मेरे 10 लाइक्स आ जाएं तो मैं रो रो के ना सोऊं, मेरे आंसू मेरे लुब्रिकेंट ना बने, तो मुझे 10 लाइक्स आ जाएं ताकि मुझे लगे मेरी सैड लिटिल एग्जिस्टेंस जो है उसकी कोई वैल्यू है. जो ऑन ग्राउंड एक्टिविस्ट हैं उनसे पूछ लें ना, उनसे जाके पूछें कि बेहविश से जाके पूछें कि यार अच्छा शहजाद ने कुछ किया है, कुछ बात की है इस बारे में, आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा. फोर्स कन्वर्जन जेन्युइनली सिंध में इशू है, हमने बहुत बात की है. कोई टीपी का लिसनर आपको रेफरेंसेस, कोई भी वो आपको रेफरेंसेस पॉडकास्ट के साथ बता सकता है. बैकलैश भी बहुत ज़्यादा फेस किया है, जिस तरह इनिशियल सिंध गवर्नमेंट को जलील किया जाता था कि हिंदुओं के करीब है, मुझे भी किया जाता था और रॉ एजेंट बना दिया जाता था. अभी तो इंडिया के साथ जब जंग हुई है तो बिल्कुल ही एक वक्त में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए. आपको तो पता भी नहीं होगा, पूरी पॉडकास्ट होती नहीं कि शहजाद रॉ एजेंट है, शहजाद इंडिया से फंडिंग लेता है, शहजाद की सारी ऑडियंस इंडियन है इसलिए वो इंडियन पैंडर करने के लिए बातें करता है. जंग में वो बदल गया तो अब ये मंजन बिक नहीं सकता. बट सालों साल तो मेरे साथ ये हुआ है भाई. लाइक मोस्ट इशूज़, सिस्टमैटिक जो इशूज़ होते हैं उसके पीछे सिस्टम होता है, ऑब्वियस ही बात है, वरना वो सिस्टमैटिकली क्यों चलेंगे. मियाँ मिट्ठू जो सेंट्रल फिगर हैं फोर्स कन्वर्जन में, वो पहले पीपीपी में थे, पीपीपी से निकाले तो किसने टिकट दिया? इमरान खान. कौन इमरान खान के पीछे था? इमरान खान को तो पता भी नहीं होगा कौन है. इमरान खान अगर जाके मिल रहा है गले तो किसी ने भेजा होगा ना, या 2021 में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में दावत दी मियाँ मिट्ठू को तो किसी ने बोला होगा ना कि बुलाएं इनको. तो कौन पुष्ट पनाही करता है ऐसे लोगों की सिंध में? डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, मिट्टी जैसा शहर पूरे पाकिस्तान में सिंध के अलावा कहाँ हो सकता है? ये तो इट्स नॉट इवन अप फॉर डिबेट. आप जाकर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनसे गुफ्तगू कर लें, उनसे पूछ लें. एज बैड एज थिंग्स आर, ऑफ कोर्स दे नॉट परफेक्ट इन सिंध. सिंध में आज भी पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद भी जितनी को एग्जिस्टेंस, एक्सेप्टेंस, लव है पाकिस्तान के किस और सूबे में?
पाकिस्तान के किसी और सूबे में तो आपने माइनॉरिटीज़ को ज़िंदा रहने कहाँ दिया है, या अगर वो ज़िंदा हैं भी तो वो आपने, आई नो इट्स अ पेजोरेटिव वर्ड, बट दैट इज़ व्हाट यू डन टू देम, यू मेड देम गेटोज। ये क्रिश्चियन बस्ती है, ये लोग यहाँ रहते हैं। फिर एड्स क्या आते हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल, जो अब जाके कोर्ट ने बोला कि भाई आप ऑफिशियल एड्स में ये नहीं बोल सकते स्वीपर जॉब ओनली फॉर क्रिश्चियंस, ये नेशनल लेवल पे किया जाता है। और आप लोग कह रहे हैं सिंध के बारे में जिसकी तारीख़ है, सेंचुरीज ओल्ड तारीख है को एग्जिस्टेंस की, जाकर जो लोग रहते हैं उनसे बात तो कर लिया करो यार। मतलब हर चीज़ जो एनस से निकले वो उसको ट्वीट मत कर दिया करो एनस टूपू। इसी तरह डॉक्टर शाहनवाज का मर्डर है कि झूठे ब्लास्फेमी एलिगेशंस के ऊपर किसी को कत्ल किया जाता है। सलमान दासिर पंजाब के गवर्नर थे, उनको इस्लामाबाद के सबसे इलीट एरिया में ही वॉज गन डाउन। कहाँ हुई प्रोटेस्ट? डॉक्टर शाहनवाज के मर्डर के बाद सिंध में कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुई? सिंध is the only province in Pakistan that all came out on the streets and said not in our name, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। बुरी चीज़ें हो जाती हैं, बट आप जब पूरा कल्चर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए कि नॉट इन आवर नेम, दिस इज़ नॉट हु वी आर, दिस इज़ नॉट अस, you see that is not the culture. These incidents do not define who Sindh is. Sindh is the complete opposite of that. We don't have to prove it. We have lived it. सेंचुरीज तक आप खोल लें सिंध की तारीख, ये जो सब कॉन्टिनेंट को को एग्जिस्टेंस कल्चर सारी तारीख दी है वो सिंधु आइडेंटिटी ने ही दी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। दूसरी जो बात की गई है घटिया सी इस ट्वीट में फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में, तो ये सिंध का कल्चर कैसे हो गया मेरी जान? ऑब्वियसली आपने थोड़ी कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको हिस्ट्री की बातें करने की कोई पर्पज़ है नहीं। लेकिन अगर आज भी आप सिंध के वडेरे जो हैं उनका मेकअप देख लें तो वो सिर्फ सिंधी नहीं है। सिंध में जो वडेरे हैं वो पंजाबी भी हैं, सिंध में जो वडेरे हैं वो बलोच भी हैं, वो महाजर भी हैं, वो सिंधी भी हैं। तो ये वडेरा कल्चर जो है ये पाकिस्तानी कल्चर है, ये सिंधी कल्चर नहीं है। अक्सर जो लोग सवाल पूछते हैं लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए पाकिस्तान में, देखें ना सिंध एलियनेशन एक्ट किसने रोका? गूगल करें, अभी तो सबके पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी हु डिड नॉट गिव असेंशन टू द सिंध एलियनेशन एक्ट, आपको पता चल जाएगा इस बात का जवाब कि जब कहा जा रहा था कि जो बेचारे गरीब इंडेटेड हारीज हैं जो डेट की वजह से अपनी ज़मीन खो चुके हैं और डेट से कई गुना ज़्यादा पैसे देने के बावजूद भी इंडेटेड लेबर करते हैं, उनको उनकी ज़मीन दे दी जाए, ये किसने रोका? गूगल तो करो ना, किसने फिर वो ज़मीन दे दी? सो दैट ज़मीन विच वॉज फॉर द हारीज, जो उनकी ज़मीन थी, जो डेट लेने की वजह से, मैं एक और वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ, दे हैड लॉस्ट। आपने बोला कि नहीं अब ये जो ज़मीन है ये माइग्रेंट्स को जाएगी। अब मसला ये है कि मैं जब ये बात करता हूँ जो फैक्चुअल है, जो हिस्टोरिकल है, आपको अपनी आइडेंटिटी की वजह से वो बुरी लगती है। भाई आइडेंटिटी नहीं मैटर करती, अमीरों के लिए आइडेंटिटी मैटर नहीं करती। अमीरों की एक अपनी शनाख्त है। जो सिंधी लैंडलॉर्ड्स थे, जब माइग्रेंट्स आए, माइग्रेंट्स को ज़मीनें मिली, अबाउट 40% एग्रीकल्चरल लैंड उनको दे दिया था जो हारियों को जाना था। जो लैंडलॉर्ड्स यहाँ के थे उन्होंने जो महाजर आए थे उनके साथ कलूट किया कि जो गरीब हारी है ना उसको ज़मीन नहीं मिलेगी। अब जो मैटर करना चाहिए आपके लिए, जो पॉलिटिक्स मैटर करनी चाहिए वो है गरीब और अमीर की। आपके लिए क्या मैटर करता है? महाजर और सिंधी। मैं तो आपको खुल के कह रहा हूँ, जो उस वक्त सिंधी वडेरे थे उन्होंने सिंधी फार्मर, सिंधी हारियों के ख़िलाफ़ काम किया, वो उतने ही जल्लाद थे, पर स्टेट भी उनके साथ थी। इंडिया में तो कंस्पिरेटोरियल ये बातें की जाती हैं ना कि पाकिस्तान बना ही इसलिए कि नेहरू के लैंड रिफॉर्म से लैंडलॉर्ड डरते थे। चलें उसको आप बोलें कंस्पिरेसी थ्योरी है, पर ये तो फैक्ट है ना कि मुस्लिम लीग ने लैंडलॉर्ड के साथ मिलकर ये मूवमेंट चलाई और उनके सपोर्ट से ही ये सब किया। तो बनने के बाद कैसे उनके ख़िलाफ़ जा सकते थे? यही वो लोग हैं। और ये लैंड दिया गया, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है कि एग्रीकल्चरल लैंड बांटा गया। इससे पहले जब सक्कर बराज बना था तो बरतानवी साम्राज्य ने अपने लॉयलिस्ट जो हैं पंजाब में उनको लैंड दिया। आज भी आप जाएंगे तो सक्कर के अराउंड बहुत सारे पंजाबी आबाद हैं। इसका मतलब पंजाबी कौम नहीं, इसका मतलब वो जो कॉलोनियल बाबू क्लास है जिसने बरतानवी साम्राज्य के बूट चाट कर ज़मीनें लीं, मरात लिए, टाइटल्स लिए, वो लोग ऐसे हैं।
वरना तो पंजाबी राय अहमद खरल भी हैं, पंजाबी तो वो लोग भी हैं जिसने बरतानवी साम्राज्य को नहीं माना, जिसने बोला दैट वी डू नॉट शेयर आवर लैंड एंड आवर हॉर्सेस विद एनीवन, मर जाएंगे लड़ेंगे। पंजाबी तो भगत सिंह भी है। हर चीज़ को कौमी इशू, हर चीज़ को शनाख्त का इशू कि नहीं नहीं कोई महाजर कभी तारीख में कुछ बुरा नहीं कर सकता, कोई सिंधी कभी किसी तारीख में नहीं। हर कौम के लोगों में कमीने लोग आते हैं। इसको अपनी पर्सनल इंसल्ट ना बना लिया करें कि अगर तारीख़ में कोई कमीना आया था जिसकी शनाख्त वही है जिस शनाख्त से आप रिलेट करते हैं, अब आपने उस कमीने को भी डिफेंड करना है, अपने कमीनापन भी डिफेंड करना है, क्योंकि आपने अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना ली है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ इस। और पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद भी अगर ये निज़ाम चल रहा है, ये फ्यूडल निज़ाम चल रहा है, ये इलेक्टेबल्स की सियासत चल रही है, तो कोई तो है, कौन चला रहा है भाई? एंड नाउ यू विल बी लाइक पीपीपी को डिफेंड कर रहा है। मैं खुल के बोल देता हूँ, पीपीपी इस निज़ाम का हिस्सा है, पीपीपी इस पूरे फ्यूडल एस्टैब्लिशमेंट नेक्सस का हिस्सा है। देयर पार्ट ऑफ दिस एलीट कैप्चर, जो मैं आप लोगों को बार बार क्रिटिसाइज़ करता हूँ। माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग इसको सिंगल आउट कर देते हैं और बोलते हैं यही मसला है। नहीं, देयर पार्ट ऑफ अ बिगर इकोसिस्टम, दैट इंटायर इकोसिस्टम इज़ द प्रॉब्लम। पीपीपी की जगह अगर जी सिंध के तो नहीं होंगे, बट अगर जीडीए के वडेरे हैं, निज़ाम वही है, इलेक्टेबल्स वही हैं, पार्टी का चेहरा बदल गया, सिंध का निज़ाम ठीक हो नहीं। तो अगर तो ये फ्यूडल निज़ाम है और ये मसला है, ये इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, तो कौन करवाता है? और पीपीपी के जिला वतन होने से ख़त्म हो गई। पीपीपी के लीडर को टांगने के बाद 2-2, 10-10 साल के फौजी डिक्टेटर आए, आप लोगों ने सियासत ख़त्म कर दी, लैंड रिफॉर्म कर दिए, वडेरों से आज़ाद कर दिया, तो फिर क्यों नहीं हो सक रहा? और ये सब फैक्चुअल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आप 2+2 कर सकते हैं। लेकिन इनस टोपी जैसे बच्चे जो हैं, इतने तासुब से परवरिश की गई है, इतनी नफ़रत इनके अंदर डाली गई है कि सामने देखा हुआ सच इनको नज़र आ नहीं रहा होता। पता नहीं आंखों से देखते हैं या इनस टोपी कहाँ से देख रहे हैं। कोटा सिस्टम में तो मेरी एक पूरी वीडियो है, बट इस वीडियो को भी एंड पे एड्रेस कर लेंगे, कुछ इतनी बात की जाती है। जहाँ तक गो स्कूल्स और एजुकेशन का ताल्लुक है, भाई हिस्टोरिकल मसले होते हैं, लेकिन इस वाला जो इशू है ना, इसमें तो मैं कोई पीपीपी को लीवे देने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैं कैसे ये बातें कर रहा हूँ? मैं तो पीपीपी का पेट जाला हूँ। मैं कैसे ये बोल सकता हूँ कि एजुकेशन की बर्बादी और लिटरेसी रेट जो है सिंध में, ये पीपीपी का खुल्ला फेलियर है? शर्म आनी चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक ये पीपीपी का सबसे बड़ा फेलियर है। जो लोग रेगुलरली दिस वीक इन पाकिस्तान देखते हैं, हमने बार बार रिपोर्टें निकाल कर भी इस चीज़ को कवर किया हुआ है। ना आप लोग कुछ देखते हैं, ना आप लोग कुछ सुनते हैं, ना आप लोगों को इवन इंटरेस्ट है कि मैंने कब क्या बोला हुआ है किस चीज़ के बारे में। यू वांट टू यूज़ पुअर सिंधीज़ एज अ वे टू विन एन ऑनलाइन इनस मेजरिंग कॉन्टेस्ट। आपको ये है कि अच्छा यार शहजाद बात कर रहा है, मैं ऑफेंड हो रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी आइडेंटिटी के किसी इंसान को शख्स यूज़ किया है, अब मैं गरीबों को सिंध में एज ए टॉकिंग पॉइंट यूज़ करूँगा। ये आप लोग पॉलिटिक्स में भी करते हैं कि इलेक्शन से पहले ये गरीब सिंधी की तस्वीर, ये गरीब सिंधी आपको इलेक्शन के पहले नहीं याद आया था, इलेक्शन के बाद भी नहीं याद आया था। जिन लोगों ने ये किया था अपनी सिर्फ पार्टी को प्रमोट करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी गरीब हैं, उसकी भी तस्वीर डाल देते हैं। ना पहले याद आते हैं ना बाद में याद आते हैं, पर आपको इनको इस्तेमाल करना है सियासत के लिए कि यार अच्छा वोट किसी और को पड़ जाए, इस गरीब की जो मैंने तस्वीर ली है इस पे मुझे लाइक्स आ जाएं। पॉवर्टी पॉन्ड कहते हैं इसको, मतलब आपका तो काम है पिक्चर्स का, आपको पता होगा। ये कर रहे हैं आप लोग। यू डोंट एक्चुअली केयर अबाउट द इशूज़। इफ़ यू डिड, you would actually either do something about it or you talk about them often, not just use them as just point scoring कि यार हाँ तूने ये देख, तू तेरी कम्युनिटी में ये देख। Why would I be proud of this fact कि सिंध में लिटरेसी रेट्स ये हैं और उसके जो क्रॉनिक मसले हैं उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। और वो बनाने का मकसद ये नहीं है कि पीपीपी को क्लीन चिट दे रहा हूँ, आपके मुंह पर मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर है। पीपी को शर्म आनी चाहिए कि भाई 20 साल होने वाले हैं सिंध में हुकूमत, सिंध में एजुकेशन का निज़ाम देखो, सिंध में एजुकेशन के लेवल्स देखो, सिंध में जो गो स्कूल्स हैं वो देखो, सिंध में लिटरेसी रेट देखो। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। अबिज़मल परफॉर्मेंस, मतलब कोई मैं लीवे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब बताएं, ये बातें करने के मुझे पैसे देते हैं? दैट बीइंग सेड,
जो रेसिस्ट हैं और जो जाहिल लोग हैं, ये जो जेन्युइन मसले हैं, इनको उठाकर अगर ये इस वजह से हाईलाइट करेंगे कि इनके जो रेसिस्ट प्रेजुडिसेस हैं, इनके जो माँ बाप ने इनके जहन में गंद घटिया चीज़ें डाली हुई हैं, इसका इनको वो मिल जाए। सिंधी जाहिल होते हैं क्योंकि सिंध का लिटरेसी रेट देखो, ये मिस गवर्नेंस है एक पॉलिटिकल पार्टी की। इसका सिंधियों की ज़ात से या सिंध की तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चैट जीपीटी आ चुका है, ज़रा गूगल करें। मतलब पाकिस्तान किसने बनाया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने कहाँ एजुकेशन ली? सिंध मदरसुल इस्लाम, सिंधी ने एक बनाया हुआ स्कूल, उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़े हैं। तो जो पाकिस्तान के वालिद हैं उनको सिंध ने पढ़ाया। तो पाकिस्तान के वालिद के उस्ताद को आप लोग जाहिल समझते हैं। ये आप लोगों का एजुकेशन का स्टैंडर्ड है। लोग बोलते हैं कराची में तो कुछ था ही नहीं 1947 से पहले। फिर जाते हैं एनईडी में देखते हैं इस्टेब्लिश्ड, कब इस्टेब्लिश हुई थी एनईडी? 1930s में, 40s में, जब भी पाकिस्तान बनने से पहले हुई थी। डाओ में जाते हैं, देखते हैं इस्टेब्लिश, तब भी आपका जहन नहीं खुलता कि यार ये यूनिवर्सिटीज़, ये कॉलेजेस जो हैं, डीजे साइंस कॉलेज तो मेरे ख्याल से 1800 में बन गया था, पाकिस्तान से पुराने हैं। तो भाई जब कोई एजुकेशन नहीं थी तो कौन पढ़ रहा था यहाँ पर? खैरपुर में आई थिंक 60-70% लिटरेसी रेट था, और आज जो लिटरेसी रेट था, तो ये सिंध का कल्चर हो गया। आप लोगों का 20 साल का कल्चर है ना, तो इसीलिए, या आप लोगों का कल्चर वो है जो आजकल कूल है, आजकल जो ट्रेंड हो रहा है वो मेरा कल्चर है। पैडल है कल्चर। व्हाट्स माय कल्चर? पैडल। तो आप लोग यही समझते हैं कि भाई आज की जो सच्चाई है वो कल्चर है, वो तारीख है। जाके देखें ना, आप गूगल करें, वाई वो शिकारपुर कॉल्ड द पेरिस ऑफ सिंध। ये चैट जीपीटी के आज मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। चल मैं आपको आंसर भी देता हूँ। एक एजुकेशन का हब था। शेख अयाज की जाके पोइट्री पढ़ी, शेख अयाज शिकारपुर से, एक और भी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पॉडकास्टर हैं जो वहाँ से। तो ये तारीख़ है सिंध की, ये सकाफ़त है सिंध की। आप लोग क्योंकि खुद जाहिल हैं और लॉट ऑफ सोशल मीडिया इज़ अबाउट प्रोजेक्शन, तो आपको औरों में भी वही दिखता है जो आपके अंदर है, जहालत। जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, करप्शन इज़ एंडेमिक टू पाकिस्तान। करप्शन पूरे पाकिस्तान में मसला है। एक पार्टी जो आई थी कि हम करप्शन मिटाएंगे, उनके कितने करप्शन केसेस हैं इस वक्त? सबसे करप्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट कौन सी है पाकिस्तान में? रफ़ीउल्लाह काकड़ी की बात सुने तो वो कहेंगे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो बलोच हैं। डज दिस मीन दैट बलोच पीपल आर करप्ट? नो. You understand that in Balochistan the government belongs to the establishment. The establishment has put certain people for their interest in power, और इतनी करप्शन हो रही है। ये चीज़ क्लियर एज डे आपको बलूचिस्तान में समझ में आ रही होती है। बट सिंध में आप लोगों का जो ही होता है कि ये मपेल जुई पीपू, यही चीज़ अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ आप लोगों को, अगर तो सिंध में करप्शन हो रही है, एक गवर्नमेंट इन प्लेस है, बट सिंध वाहिद सूबा है वेयर द एथनिक आइडेंटिटी इज कन्फ्लेटेड विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। PMLN करप्शन डज नॉट इक्वल पंजाबी करप्शन, PTI करप्शन डज नॉट इक्वल पश्तून करप्शन, बट PVV करप्शन इक्वल सिंधी करप्शन। मैं और फिर आप लोग इतनी जाहिल अनपढ़ बातें करके आपको समझ में भी नहीं आती इसमें जाहिल अनपढ़ रेसिज्म क्या है। मैं अगर ट्वीट कर दूँ कि व्हेन विल व्हाटएवर हूएवर podcaster do a podcast on true मुहाजिर कल्चर which is भोरी बंद लाशें, टारगेट किलिंग, गुटखा फलाना, जो भी सारी बातें हैं, ट्रू पिक्चर ऑफ मुहाजिर। आप बोलेंगे यार तुम कितने घटिया आदमी हो। एक अगर ये MQM ने किया था इसका मतलब ये थोड़ी सारे महाजिर ऐसे होते हैं, तो ये तो इतनी घटिया रेसिस्ट बात है, तुम एंटी महाजिर हो। मैंने तो इस किस्म की बात कभी सोची भी नहीं, कही भी नहीं, फिर भी मुझे कहा जाता है। और आप लोग सिंधियों के बारे में सारी बातें करते हैं, खुलकर फिरते हैं, वाह वाह करते हैं लोग कि भाई कितना हैवी सच बोल दिया, सारी सिंधियों को गालियां देती है। और क्योंकि वो एलीट का हिस्सा नहीं है जो सुन रहे होते हैं, वो उनकी ना आवाज़ सोशल मीडिया पे सुनी जाती है, ना मीडिया पे उनके नैरेटिव्स आते हैं, ना उनकी कोई हाईलाइट करता है कि प्लाइट क्या है, इश्यूज़ क्या हैं। आपको लगता है कि ये जो 4 रेसिस्ट आप लोगों ने जमा किए हुए हैं ना, एक दूसरे की वाह वाह करके रीट्वीट करके कि आप लोग सही हैं, ये वो है प्लैनेट ऑफ द एप्स। देखियो आपने, आप लोग एक दूसरे को ये बोल रहे हैं एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग। आई कैन ऑल्सो टर्न अराउंड एंड डू दिस एंड बी लाइक, पर मैंने कब बोला कि सारे महाजिर ऐसे? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ MQM है ना। ओ लफ्ज़ मैंने महाजिर इस्तेमाल किया है, बट मतलब मेरा MQM ही था। जो आप लोग करते हैं कि अपनी सारी दुनिया की नफ़रत निकाल देते हैं, सिंधी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सिंध लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं पर मैं तो PV की बात कर रहा हूँ ना। और अगर कोई आपको कॉल आउट करे कि ये रेसिस्ट है तो आप बोलते हैं देखा
पीपीपी को डिफेंड कर रहा है, पीपीपी का जाल है। ये वो पॉडकास्ट है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया था, जनरल तिक्का खान को लगाया था, हमने वो बात की। कोई नहीं बात करता बलूचिस्तान की 1971 की, आप बात करते हैं बिकॉज वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको बचाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आगे कर दिया जाता है कि सारी इसकी गलती थी। बलूचिस्तान की कोई बात नहीं करता, क्योंकि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया वो आज भी हो रहा है, वो इमरान खान के दौर में भी हो रहा था, वो उससे 10 साल पहले भी हो रहा था। इसी तरह हफीज़ बलूच पॉडकास्ट पे आए, पीपीपी का जो एलीट कैप्चर बहरिया टाउन में रोल है हम लोगों ने डिस्कस किया। एजुकेशन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाजिम जोकी को बता चुका हूँ, आपको नसरुल्लाह गडानी का बता चुका हूँ। कनाल्स इशू पे सोशल मीडिया पे शायद सबसे ज़्यादा जो वोकल और सबसे ज़्यादा जिन्होंने कवरेज की उनमें से हम लोग थे। एंटी पीपीपी पूरी की पूरी कनाल मूवमेंट पूरी की पूरी एंटी पीपीपी थी। किससे बात कर रहे हो जिगर? ये जो आप लोगों के घटिया नैरेटिव्स हैं ना, ये मेरे पे नहीं वर्क करते, बिकॉज माई वर्क स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। आई कैन स्टैंड हियर एंड से एवरीथिंग दैट आई बिलीव इन, एवरीथिंग दैट आई थिंक इज़ ट्रू विदाउट वरिंग अबाउट, बिकॉज भाई कर चुके हैं, भाई के पास हर चीज़ का एविडेंस है। आप लोगों को रैंडमली कोई चीज़ ट्रिगर करती है कि इसने पीटीआई की तनकीद की और आपको बुरी लगती है, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट, दैट्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स बिकॉज यू हैव नथिंग टू से अबाउट व्हाट आई हैव सेड। कि बात तो सही है, आप क्या बोल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट कर सकते हैं, व्हाट अबाउटिज्म विल नॉट वर्क बिकॉज दिस मैन हैज़ डन द वर्क एंड 6 साल हर इशू पे बात कर ली है। तो जी, मुझे नहीं लगता कि मैं सोशल मीडिया पे जीत सकता हूँ, ना पॉलिटिकल नैरेटिव से जीत सकता हूँ, ना जहालत से जीत सकता हूँ, लेकिन ये जो एक टीपी है, ये हमने कोशिश की है एक जजीरा बने, एक आइलैंड बने, कि कुछ लोग रैशनली सोचते हैं, इंगेज करते हैं। अभी मैं प्रिंट आउट करवा रहा था, एक खातून आई और बोलती हैं कि हमारे इंतहाई शिकवे और गिला और डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद आई एम रियली हैप्पी टू सी यू, वी रिस्पेक्ट योर वर्क, एंड आई एम लाइक किससे शिकवा नहीं है, मेरी भी ज़िंदगी ऐसी है कि सबसे शिकवा है। लेकिन शिकवे डिसएग्रीमेंट्स आई थिंक टीपी हैज़ शोन यू कि इख्तलाफ किया जा सकता है इज़्ज़त के साथ, प्यार के साथ, अक्रॉस द टेबल बैठ कर। जितने सियासतदान आए हैं, वो मैंने जो उनसे सबसे सख्त सवाल पूछा जा सकता पूछा है, एंड दे विन वेरी नाइस एंड काइंड आफ्टर दैट। सो अगर तो मैं कोई ऑफेंसिव तरीके से पूछता और इख्तिलाफ ऐसे किया जाता कि बस पत्थर उठा के मार दूँ, तो वो ना आइंदा आते, ना प्यार मोहब्बत से मिलते। तो जो लोग जेन्युइनली इंगेज करना चाहते हैं, मुझे एक दोस्त ने भी आके बोला कि भाई यूनिक तो नहीं है, सिंधी हेट जो है वो तो हर और कम्युनिटीज़ को मिलती है। जो ऑनलाइन इस बारे में इसको इस्तेमाल किया जाता है मेरी नज़र में ऑपरेशन को बचाने, ऑपरेशन को फर्दर करने के लिए, हो सकता है कि आप जानबूझ के ना कर रहे हो, लेकिन आप सिस्टम और स्टेटस को कि एक वॉरियर बन जाते हैं जाने अनजाने में। जिस तरह अगर औरत मार्च होती है और आपका रिस्पॉन्स होता है कि औरत मार्च क्या मतलब, मर्दों के इश्यूज़ ख़त्म हो गए, मर्दों के इशूज़ ख़त्म होंगे तब औरत मार्च होगी, या ट्रांस राइट्स क्या, अभी तो हमें कहाँ राइट्स मिले हैं, किसको राइट्स मिले हैं, जो ट्रांस के लिए राइट्स मांगने आ गए। इट्स अ वे ऑफ साइलेंसिंग मूवमेंट्स। सो स्टॉप सिंधी हेट डज नॉट मीन स्टार्ट पंजाबी हेट, स्टार्ट दिस हेट। सब कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ रेसिज्म होता है, रेसिस्ट जोक्स होते हैं, दैट डज़ नॉट जस्टिफाई रेसिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट एनी वन कम्युनिटी। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसके खिलाफ हमने ना बात की हो, ना इशू रेस किया हो हम लोगों ने। मैं जब हस्ता मना पे था, मैंने खुलकर बोला कि जो टीवी ड्रामों में आप लोग सब पश्तूनों को ऐसे दिखाते हैं कि हम ऐसे नहीं कराए गए, वो नहीं है, वो गलत है, वो रेसिस्ट स्टीरियोटाइप है। तो जब सिंधियों की मैं बात करता हूँ, मैं उसी लेंस से करता हूँ। हर किसी के खिलाफ हम रेसिस्ट हैं यानी हम रेसिस्ट नहीं हैं इज़ नॉट अ ग्रेट लॉजिक, नॉर इज़ इट अ ग्रेट लॉजिक टू साइलेंस समबडी हु इज़ रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ रियल कंसर्न, फॉर अ रियल इशू। अगर कोई औरत आके बोले कि यार हमारे खिलाफ हरासमेंट होती है एंड योर रिस्पॉन्स के मर्द बच्चों के खिलाफ नहीं होती, तो क्या करें फिर? करते रहें, बात ही ना करें कि सबके खिलाफ होती है ना, तो बस फिर होती रहे। ये जो क्रिटिसिज्म है, तो वाई यूज हैशटैग स्टॉप सिंधी हेट, वाई नॉट स्टॉप ऑल हेट। ये वही वाला क्रिटिसिज्म है कि वाई ब्लैक लाइव्स मैटर, वाई नॉट ऑल लाइव्स मैटर। एक मसला है, एक सिस्टमेटिक मसला है, एक इंस्टीट्यूशनल मसला है, उसकी तरफ निशानदही की जा रही है। वो निशानदही करने का मकसद ये नहीं होता कि ब्लैक लाइव्स मैटर जाके गोरों को मार दो, वाइट लाइव्स डू नॉट मैटर। और वाइट लाइव्स मैटर जब हुआ तो वो रिएक्शनरी था, वो सॉर्ट ऑफ शट डाउन था कि नॉट ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स मैटर। दैट सॉर्ट ऑफ रिमूव्स द स्पॉटलाइट फ्रॉम व्हाट द इशू इज़ एंड मेक्स इट अ जेनेरिक थिंग। मतलब अगेन इसराइल फ़लस्तीन से कंपेयर करने का मकसद ये होता है कि आसान हो जाता है। अगर तो कोई जाकर बोले कि यार इसराइल मार रहा है और आप बोलें ऑल वायलेंस शुड एंड, you see how it's a cop out. So the all lives matter was like, you look at Israel Palestine and you're like all violence, I condemn all violence.
एनी वायलेंस। अच्छा, आपकी क्या पोजीशन? ऑल वायलेंस, एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस। हाँ, कहने को तो बड़ी नेक बात है। उसी तरह ये बड़ी नेक बात है कि ऑल हेट शुड एंड, वी शुड नॉट फोकस ऑन वन। लेकिन ये इसका जो इंट्रिंसिक कमीनापन है, आप रियलाइज़ करें या ना करें, वो ये है कि इट साइलेंसेस द कॉन्वर्जेशन, इट सॉर्ट ऑफ पेंट्स ओवर इट, वाइट वॉशेस इट, कि बस एक जेनेरिक सी बात कर दी घर। नहीं, ये एक इशू है, ये एक स्पेसिफिक इशू है, ये फेस किया जाता है, इस वजह से किया जाता है, इसका ये तारीखी पस मंज़र है, इसको इस वजह से ठीक करना चाहिए, आगे जाके ये चीज़ यहाँ जा सकती है, ये हो सकता है। मेरी नज़र में ये सही तरीका है। ये नहीं कि सबके ख़िलाफ़ होता है तो होता रहे। मुझे खुदा की कसम नहीं समझ में आता कि ये चीज़ मेरे भी हाथ से निकल के यहाँ तक कैसे पहुँच चुकी है कि लोग कह रहे हैं स्टॉप सिंधी हेट इज़ एंटी महाजर। भाई मैंने कब कहा स्टॉप सिंधी हेट फ्रॉम महाजर्स? ये बात मेरे मुंह से निकली, ये बात मैंने कहीं कही। मतलब ये मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं, जिस तरह वो हमजा ने भी अटेंशन के लिए घटिया स्टेटस लिखा था, ब्राउन रैंड क्या गाया जो भी, वो कि ओ मैं विक्टिम हूँ। शहजाद जब फाइनेंशियल लीड कहता है इसका मतलब होता है कि एक टेबल पे बैठे हुए मुहाजिर ये प्लान। अबे पागल तो नहीं हो गए हो? ये तो वही आइडिया है ना कि जूस बैठे एक टेबल पे सब प्लान कर रहे हैं। मैं आपको मुझसे पूछ लूँ ना जानी, फाइनेंशियल एलीट इस वक्त जो पाकिस्तान की है उसमें आपकी पॉलिटिकल एलीट, उसका आपकी ब्यूरोक्रेटिक एलीट, जुडिशल एलीट, मिलिट्री एलीट, ये सब लोग शामिल हैं। ये लोग सब मिलके एलीट कैप्चर करते हैं। गवर्नमेंट इस तरह से चलाते हैं कि सब्सिडीज़, एलीट सब्सिडीज़ अपने ही दोस्तों यारों को दे रहे होते हैं। इसमें पीपीपी भी इन्वॉल्व है, इसमें जो करंट इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई बलोच गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व है, जुडिशल एलीट भी इन्वॉल्व है, मिलिट्री एलीट भी इन्वॉल्व है। ये एलीट जो हैं जो मिलकर पाकिस्तान बर्बाद कर रहे हैं, एलीट कैप्चर कर रहे हैं, ये मसला है। दे आर नॉट जस्ट मुहाजिर, दे आर नॉट जस्ट पंजाबी, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकली हाउ पाकिस्तान वाज। आपको जो शुरू का पाकिस्तान था, शुरू की जो ब्यूरोक्रेसी थी, शुरू की जो फाइनेंशियल एलीट थी, शुरू की जो पॉलिटिकल एलीट थी, दैट वाज डोमिनेटेड बाय मुहाजिर्स एंड पंजाबीज़। उसकी वजह से एक हिस्टोरिक इनर्शिया इस तरह का बना हुआ है। वो 22 फैमिलीज़ की भी एथनिसिटीज़ देख लें कि ये कम्युनिटीज़ जो हैं ये privileged हैं, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पंजाब द सिस्टम इटसेल्फ इज़ बिकॉज सो पंजाब सेंट्रिक। तो वो पंजाब को प्रिविलेज करती है उस तरह से। पर क्या कहना फाइनेंशियल एलीट, या कहना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक यूफोमिज्म है फॉर आइदर सेइंग पंजाबीज और मुहाजिर्स? नो, दिस इज़ सो फूलिश एंड दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक जो हमजा सईद ने किया था कि फ्री पार्किंग का साइन देके इस दिस एंटी सेमिटिज़म। ये जो हर चीज़ आपको लगना शुरू हो जाती है ना कि मैं सोशल मीडिया पे फ़ौरन विक्टिम बन जाऊँ, 4 लाइक्स आ जाएंगे, असल में तो विक्टिम मैं हूँ। खुदा का वास्ता है, इशू को समझो। हर चीज़ ये ना बताओ कि यार कोई बात कर रहा है कि सिंधियों को कराची में ये फेस करना पड़ता है, वो फेस करना पड़ता है, एंड यूर लाइक इज़ दिस अबाउट मी? अब एक दोस्त ने मुझसे चाय पे बड़े जेन्युइनली पूछा कि यार होता तो हर जगह है, इज देयर समथिंग यूनिक दैट आई डोंट नो विच आई एम मिसिंग आउट ऑन, विच इज़ वाई यू आर हाईलाइटिंग दिस? ये तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और मैं बात करता भी रहता हूँ। आई डोंट वांट टू रिपीट एक क्रैश कोर्स अगर मैं आपको जल्दी से दे दूँ तो कराची को अलग कर दिया गया। कराची और सिंध की जो सारी सी रिसोर्सेज हैं, सिंध असेंबली, सिंध ऑफिसेज, वो सारी चीज़ें ले ली गई। सिंध की जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया गया। जब उन्होंने बोला कराची को आप अलग ना करें, फिर उनको हैदराबाद पुश कर दिया गया। फिर उर्दू जो है वो नाफिज कर दी गई, सिंधी मीडियम स्कूल बंद कर दिए गए, सिंधी में आप एग्ज़ाम्स भी नहीं ले सकते थे कराची यूनिवर्सिटी में। तो जो इंसान सिंधी बोलता था, जिसको उर्दू नहीं आती थी, वो ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स, गवर्नमेंट हाई पेइंग जॉब्स, हर चीज़ से अलग हो गया, दूर कर दिया उसको। सिंधी में जो साइन बोर्ड थे वो सारे के सारे हटा दिए। 1970 में जब आए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 5000 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें 1-2 सिंधी थे। मिलिट्री में, ब्यूरोक्रेसी में कोई रिप्रेजेंटेशन थी नहीं। हाई पेइंग जॉब जहाँ तक आती हैं, 10,000 अगर बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं तो 2.5% सिंधी होंगे। तो क्योंकि आपने उर्दू को एक वो बना दिया था कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप लिटरेट हो या नहीं हो, आप ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, मीडिया, जहाँ भी आप काम करोगे, उर्दू आती है या नहीं आती है, तो ज़ाहिर बात है उर्दू स्पीकर ने उस तरह से डोमिनेट किया। आप जब कहते हैं उर्दू स्पीकर्स एजुकेटेड थे तो आप ये कहते हैं कि वो उर्दू में एजुकेटेड थे। अगर आपका सिंधी में PhD भी है तो भी आपको क्लर्क की नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको उर्दू नहीं आती। यही चीज़ आप लोगों ने बंगाल में भी की थी। बंगाल की भी आप ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री देख लें, उसके स्टैट्स देख लें, हुसैन हक्कानी में अपनी किताब में छापे हुए भी हैं, जिसकी वजह से भी ईस्ट पाकिस्तान में रिजेंटमेंट हुई थी। इट वॉज डोमिनेटेड बाई वेस्ट पाकिस्तानीज़ एंड बहुत सारे आज भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बातें करते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में स्टेशन थे। कुछ लोग इस पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं, तो ये ताज्जुब आपको कभी नहीं हुआ कि यार ईस्ट पाकिस्तान में क्यों स्टेशन थे। इसी तरह जो फाइनेंशियल एलीट है,
जो अपने दोस्त यार हैं उनको गवर्नमेंट लोन्स देकर, जो लोन्स वर नॉट अवेलेबल टू अदर पीपल, अमीर किया गया, इंडस्ट्री बनाई गई। उस इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऐसी रखी कि ये लोग अमीर हो जाएं। वो जो अमीर है, वो जो फाइनेंशियल एलीट है, उसका फिर एक इनर्शिया बना। अगेन 22 फैमिलीज़ की आप लोग जाकर एथनिसिटीज़ देख लें, वही लोग हैं जिनकी ईस्ट पाकिस्तान में भी फैक्ट्रीज थी। तो ये बलूचिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, सिंध ऐसी जगहों से रिसोर्सेज निकालते थे। लेबर के कोई राइट्स नहीं थे। अयूब खान के दौर में रियल वेजेस देख लें आप, अयूब खान में लेबर का हाल देख लें, विच वाई अयूब खान के खिलाफ इतनी बड़ी मूवमेंट हुई थी। जो बांग्लादेश में सेपरेशन बन गई, यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान का पीपीपी का जो लेबर का नारा था उसको सपोर्ट किया गया। तो ये जो एक हिस्टोरिक मार्जिनलाइजेशन है। देन एट द सेम टाइम आपने लैंग्वेज की एक हायरकी बनाई हुई है, कल्चर की एक हायरकी बनाई हुई है। फिर जो रियल पावर है पाकिस्तान में, विच इज़ वी ऑल नो द मिलिट्री, वहाँ से भी एक शट आउट है। आप मिलिट्री की तारीख निकाल लें, कितने सीनियर जनरल बलोच थे या सिंधी थे, आपको जवाब मिल जाएगा। मिर्ज़ा असलम बेग, जनरल बेनज़ीर की गवर्नमेंट हटाई, वो महाजर थे। मुशर्रफ 10 साल के लिए आए, वो महाजर थे। तो दिस आइडिया दैट महाजर्स हैज़ बीन मार्जिनलाइज, इट्स नॉट ट्रू। अगेन मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है कि 70 की जो सियासत थी, अगर आप और जानना चाहते हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, मोहम्मद वसीम की किताब है वो पढ़ लें, सारा इंसारी का काम देख लें इसके ऊपर। वर्स के जो प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट 1970 से दी गई थी कि गवर्नमेंट के लोन्स भी मिल रहे हैं, इंडस्ट्री भी बना रहे हैं, गवर्नमेंट भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिसी भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, उससे आपका फ़ायदा हो रहा है, एक्सचेंज रेट भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, पब्लिक हाउसिंग भी बनाकर दी गई है। जो पूरे पाकिस्तान की रिसोर्सेज जा रहे हैं, सुई गैस अगर होगी तो वो सुई में नहीं, क्वेटा में नहीं होगी, कराची में दी जाएगी। वो जब थोड़े कम होते हुए नज़र आए तो वो लगा कि ये ऑपरेशन है। मतलब ऑपरेशन की आप हद देखें कि आज लोग बोलते हैं मैं ऑपरेस हो गई। डॉलमेन मॉल में लोग सिंधी बोल रहे थे, मैं गवर्नमेंट ऑफिस गई, सिंध में सिंधी बोल रहे थे, गुलिस्तान जौहर में बहुत सिंधी आ गए, मतलब सिंध में सिंधी आ गए, ऑपरेशन है। दैट कम्स फ्रॉम द 70s की सियासत, वेयर द आइडिया वॉज कि सिंधी कैसे गवर्नमेंट में आ गए, सिंधी कैसे ब्यूरोक्रेसी में आ गए, क्यों नहीं आ सकते भाई, मतलब सिंध में सिंधी आ गए। वो जो एक इमेंस एसिमेट्री थी, उसका जब रिड्रेसल हुआ, दैट वाज सीन एज ऑपरेशन, वाज नॉट ऑपरेशन। लाइक द आइडिया कि सिंध में सिंधी को ऑफिशियल स्टेटस देना, उसको छापा गया कि उर्दू का जनाजा। कैसे उर्दू का जनाजा है भाई? मतलब ये कहीं और दुनिया में नहीं होता। आप फ्रांस जाएंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि फ्रेंच सीखना मेरे लिए ऑपरेशन है। आप जर्मनी जाएंगे, जर्मन सीखना आपके लिए ऑपरेशन नहीं है, लेकिन सिंध में सिंधी पढ़ाना ऑपरेशन लगता है। तो ये जो एक परसीव्ड ऑपरेशन है, उसकी बिना पर फिर जो सियासत की गई, उसमें ऑफ कोर्स और भी फैक्टर्स इन प्ले थे। अल्ताफ़ हुसैन की जो बातें हैं आप जाकर सुन लें, उसके महाजरों को हमेशा से दीवार से लगाया गया है और महाजरों के ख़िलाफ़ सब है, महाजरों का और कोई नहीं है। बलोच सिंधी सारी कौमें महाजरों के ख़िलाफ़ है और महाजर लोग किताबें छोड़ो, असला उठाओ। आप 1947 टू 1971 की सारी पॉलिटिक्स देख लें, सारी तारीख देख लें, सारे नंबर्स देख लें, देन टेल मी कहाँ है मार्जिनलाइजेशन? मुझे तो नहीं नज़र आ रही। जो चीज़ डिफरेंस है, लोग कहते हैं कि भाई और जगह भी तो हुआ, वो है कि एथनिक डिफरेंस उस तरह से नहीं है। पंजाब में जब पंजाबी आए वो पंजाबी हो गए, तो वो एक मुहाजिर कॉन्स्टिट्यूंसी बन नहीं सकी। सिंध में जो थोड़ा डिफरेंस है, बलूचिस्तान में भी थोड़ी बहुत एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है पश्तून और बलूचों की। केपी में थोड़ी सी है, थोड़ी सी सेक्टेरियन भी है, बट ओवरऑल नहीं है इतनी। सिंध का इशू ये था कि एक माइनॉरिटी जो आई वो इन पावर आ गई, सारी पावर पोजीशंस पे आ गई, एंड दे वर कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। जब वो लोग आए थे और कराची में उन लोगों को बोला गया, अच्छा कुछ लोगों को मीरपुर ख़ास, कुछ उन लोग बोले नहीं भाई, हमने कराची इज़ द पेरिस ऑफ द ईस्ट, वी विल सेटल हियर, विल गो नोवेयर एल्स। तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी भी बन गई। फिर सारे वो पोजीशन ऑफ पावर में भी आ गए, पाकिस्तान का कैपिटल भी बन गया, सारी गवर्नमेंट भी वहाँ पर हो गई। तो सडनली एक प्रोविंस जिसमें आप लोगों ने वेलकम किया था, आप लोगों की जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिसोर्सेज बन गई, एंड देन द कम्युनिटी इन पावर इन योर प्रोविंस वाज नॉट यू। सो एक रिजेंटमेंट पैदा हो गई। पहली कराची के सेपरेशन के बाद एक रिजेंटमेंट पैदा हो गई थी, पनपना शुरू हो गई थी। वो 1970 तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज लेबर के जो राइट्स हैं बिल्कुल नहीं दिए जा रहे थे, लोगों की कंडीशन और बुरी हो गई थी। प्रिंसली स्टेट्स अनेक्स कर दिए थे, 1 यूनिट में सिंध का नाम, सिंध की शनाख्त मिटाने की कोशिश की थी, ज़बान मिटाने की कोशिश की थी। तो वो ऐसा था कि भाई हम सिंध में सिंधी कैसे ओवरनाइट सिटीजन्स हो गए। फिर ना गवर्नमेंट में जॉब मिले, ना कोई हाई पेइंग जॉब मिले जब तक आप उर्दू ना सीखें। तो कुछ लोगों ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी, जिस तरह आजकल लोग बोलते हैं कि भाई आप उर्दू छोड़ के इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उस तरह उर्दू के, अच्छा सिंधी नहीं, आप उर्दू, ताकि आप उस ढांचे में आकर पाकिस्तान में आपको कल्चरल कैपिटल मिले, नौकरी मिले, फाइनेंसेस मिले, जिससे आप अपनी कोई ख्याल कर सकें। एंड दैट इज़ द सेम विद द कोटा सिस्टम, विच यू हैव टू सी इट इन कॉन्टेक्स्ट कि भाई
अगर सिंध में हज़ारों में एक भी सिंधी नहीं होगा तो आपको क्या लगेगा कि भाई हमारा नाम सिंध है, ना हमारी हुकूमत है। और of course 1971 happened, it was terrible. Zulfikar Ali Bhutto supported the establishment over Sheikh Mujibur Rahman. That was a big mistake. But when it comes to Sindh and Punjab, वोट तो मिला ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिगिंग से आए थे, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया था इन खित्तों ने। तो उनके खिलाफ जाना या ये प्रिटेंड करना कि भाई ये जो पॉलिसीज़ हैं हमारे ख़िलाफ़ हैं। एक तो बहुत कराची की फाइनेंशियल लीड को झटका लगा था जब बांग्लादेश बन गया, कुछ जो उनकी इंडस्ट्रीज़ वहाँ थी, वहाँ पे लेबर और नेचुरल रिसोर्स को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वो उनके हाथ से छिन गई। फिर एक आइडिया था कि अच्छा भाई अब तो नेटिव्स और लोकल्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब तक तो जो गवर्नमेंट की जा रही थी वो पावर सेंट्रलाइज करके अनइलेक्टेड तरीके से डंडे के ज़ोर पे की जा रही थी ना, तो वो एलीट जो है वो पैसे खा भी रही थी, वो कन्वर्टेबल में घूम भी रही थी, सारी रिसोर्सेज भी ले रही थी और उनको कोई तंग नहीं कर रहा था। अब हमजा मोहम्मद सईद जैसे बच्चे बोलेंगे ये एलीट बोल रहा है, बदमाश नहीं बोल रहा, एलीट है। वो अयूब खान भी हैं उसमें, वो पूरी की पूरी जो अमीर तबका है, जो काबिज़ है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे काबिज़ है, वो मसला है। क्यों पता नहीं लोगों को इतनी सिंपल बात नहीं समझ में आती। अपनी आइडेंटिटी छोड़ के इशूज़ देखो जानी। तो उस सियासत की लेगेसी है वो जो एक सोच बनाई गई है। महाजर मिलिटेंसी पढ़ लें, उस पर ये बहुत ज़्यादा तारीख में आपको बताया जाता है। लॉरेन गेयर की किताबों में आपको कराची का पर्सपेक्टिव मिलता है, वो चलती आ रही है। और वो जो सियासत हुई थी, वो जो केओस हुई थी, वो जो एलीट ने कंट्रोवर्सीज़ बनाई ताकि वो पावर रीगेन कर सकें। आज भी जब आपको बताया जाता है, भुट्टो का जिक्र किया जाता है, भाई भुट्टो के बाद तो 10 साल ज़ियाउल हक आया था, कराची ने ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया। उसके बाद 90s में जो हुआ, regardless of whether you think MQM was created by the establishment or not, MQM के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट गिराने, गवर्नमेंट बनाने में जो सारे वोट्स हैं वो देख लें वो किसकी तरफ जाते हैं। फिर इट इज़ पेंटेड एज अ ब्रॉड ब्रश ना कि सिंधी महाजर इशूज़, बट दे वर्ंट सिंधी महाजर इशूज़, जो पश्तून महाजर इशूज़ थे। अगेन महाजर मिलिटेंसी में तो बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, उस किताब में निकला खान की किताब है। पश्तूनों और महाजरों की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट थी, वो एक कॉन्फ्लिक्ट फॉर रिसोर्सेज थी। ट्रांसपोर्ट जो है वो मेनली पश्तून कंट्रोल करते थे। फिर एरियाज लाइक सोराब गोड बिकेम बैटल ग्राउंड्स कॉज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कोई हिस्टोरिक मसला नहीं है। अगर आपको बोलें कोटा सिस्टम, भुट्टो व्हाटएवर, पश्तून डोंट हैव दैट बैगेज, एनी ऑफ दैट बैगेज, तो ये क्यों हंड्रेड्स पश्तून महाजर एक दूसरे को मार रहे थे? इकोनॉमिक्स राइट। क्यों महाजर एक दूसरे को मार रहे थे? क्यों हकीकी और MQM की गैंग वॉर चल रही थी? बैटल फॉर पावर, बैटल फॉर पॉलिटिकल रिसोर्सेज। अब MQM वाले बोलेंगे हकीकी के पीछे फौज थी, हकीकी वाले बोलेंगे MQM के पीछे फौज थी। रिगार्डलेस, if it was just about ethnicity, if it was just about the fact that सिंधी महाजर, तो महाजर क्यों मार रहे हैं? महाजर पश्तून क्यों मार रहे हैं? या लियारी में सिंधी बलोच सिंधी महाजर, ये जो सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, MQM भी इन्वॉल्व है, PB भी इन्वॉल्व है, एस्टैब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, they are seeing it beyond ethnicity, right? So it's economics masquerading as ethnic politics. It's the battle for control masquerading as ethnic politics. It is ethnic hatred being flamed for the purposes of acquiring economic resources, and those lies which were told, you still believe them because of your prejudices and because of your racism. That history of politics जो है, उस वक्त जो मीडिया नैरेटिव्स बेचे गए, एक मकसद से बेचे गए, इस्टेब्लिशमेंट ने भी केओस का फ़ायदा उठा के रिसोर्सेज के ऊपर काबिज़ हुई है, वो आप लोग सच मान कर चलते हैं। वो आप लोगों को खुदा के वास्ते अनलर्न करने की ज़रूरत है, बिकॉज तारीख़ इसके बरक्स है। अगर तो आपको लगता है कि भाई 70s में मेरिट तबाह हो गया, उससे पहले बांग्लादेश बन चुका था, उससे पहले एक जेनोसाइड कर चुका था, ये आपकी ना आइडियल ब्यूरोक्रेसी, उससे पहले लेबर जो है तबाह हो चुकी थी। एंड अगेन लाइक आई से, डोंट होल्ड योर एथनिसिटी और डोंट होल्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा टू योर हार्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम एट द बैक ऑफ द लेबर मूवमेंट। क्या किया उन्होंने लेबर मूवमेंट के साथ? सपोर्ट किया? नहीं किया ना, एलीट का हिस्सा बन गए। इसी तरह MQM एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियंस भी जो आए थे वो फिर चाइना कटिंग करके आज कहाँ पर हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं। तो एक आदमी उसकी आपकी एथनिसिटी हो वो करप्शन करे तो वो ठीक है, आपकी ना हो तो नहीं। भाई जब आप एलीट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं फिर वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं बलोच होकर, जब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो बलोच आइडेंटिटी मैटर ही नहीं करती। इसी तरह PPP है, इसी तरह MQM है, एलीट पार्टीज़ हैं सारी की सारी, PTI भी है, PMLN भी है। बस इन्हीं चीज़ों में फंसे रहो, मरे रहो, लड़ते रहो। जहाँ तक मेरिट का सवाल है, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो एक किताब है द मेरिटोक्रेसी मिथ बाय स्टीफन J. मैकनमी एंड रॉबर्ट K. मिलर। वो पढ़ लीजिए, समझें कि मेरिट क्या होता है। भाई अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है
और किसी के पास नहीं है, जो ज़्यादा हर्डल्स ओवरकम करके वहाँ तक पहुँचता है जहाँ आपकी स्ट्रगल शुरू होती है ना, वहाँ हमारी ख़त्म होती है, जहाँ हमारी शुरू जो भी। कराची का एक बच्चा है अगर, तो वो सारी यूनिवर्सिटी होने के बाद, सारी रिसोर्स होने के बाद, सारी मुल्क की रिसोर्स पंप इन होने के बाद वो मैट्रिक इंटर जो वोडेवर 78 लाता है। और थर का एक बच्चा है जिसके बाद ना पीने का पानी है, ना खाने का पानी है, उसको बचपन में मेहनत भी करनी पड़ती है, एजुकेशन भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी नहीं है, सब चीज़ें बर्बाद हैं। वो सब करने के बाद वो 75 लाता है। आप बोलें मेरिट में तो 78 ऊपर था, 75 वाला ले गया, ये तो ज़्यादती कर दी, मेरिट को दफन कर दिया। नहीं, आपके जो नंबर आए हैं सिर्फ वो मेरिट नहीं होता, एक इंसान को आप लोग जज कर रहे हैं। मेरी नज़र में वो थर का बच्चा तो बहुत ज़्यादा उसके पास मेरिट है। अगेन अपने आप से दूर रख लेना। अगर तो कोई मैं जाता हूँ लम्स, या एक बन्नू का बच्चा जाता है, मेरे नंबर जो हैं वो 2000 हैं और बन्नू के बच्चे के जो नंबर हैं 1000 हैं, हु इज़ बेटर? आई थिंक दैट बन्नू किड इज़ बेटर यार। लुक एट व्हाट दैट किड हैज़ ओवरकम टू गेट 1000। मैं तो नींद में मुझे मिल गया 2000। तो मेरिट इज़ नॉट जस्ट नंबर्स, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट जस्ट नंबर्स। इसीलिए दुनिया भर में डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स होते हैं, कोटा सिस्टम जैसी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है। और जो पावर और एंटाइटलमेंट जिनके पास एक्चुअली होती है ना, जिनको अपनी प्रिविलेज कभी समझ में नहीं आती, उनको हमेशा इससे इख्तलाफ होता है। जो गोरे लोग हैं उनको, स्पेशली वाइट मैन, दे हैव इश्यूज़ विद डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स। इसी तरह इंडिया में दलित्स को जो मिलते हैं रिजर्वेशंस, ये जो अपर कास्ट इंडियंस हैं वो सबसे ज़्यादा इस पर शिकायत करते हैं। आप ये नहीं देखते कि जो आपकी सारी ज़िंदगी आपको प्रिविलेज मिली है, सिल्वर स्पून मिला है मुंह में, उसको फैक्टर इन करें ना। या अगर आप एक अच्छे स्कूल जा सकते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, कुछ आपके शहर में है, और एक बच्चा एक ऐसे शहर में है जहाँ यूनिवर्सिटी स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो जब 16 साल होकर एग्ज़ाम दे रहा है और आप जब 16 साल होकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम पे आप दोनों की ज़िंदगी कैसे जज की जा सकती? जो मसला है, जो जेन्युइन मसला है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का मसला है। वो शायद ये मसला नहीं है कि थर के बच्चे को क्यों दे दिया, वो ये है कि यार ये पीपीपी ने अपने भांजे भतीजे को क्यों लगा दिया। या कराची में एक बच्चा है, मेरे साथ वाला बच्चा है, हम दोनों साथ पैदा हुए, साथ पढ़े, सेम स्कूल में गए, जब एग्ज़ाम आया तो पता चला इसका जो डोमिसाइल है वो उन्होंने फेक थर का बना दिया है। वो आप कराची के बच्चे का हक़ नहीं मार रहे, वो आप एक्चुअली थर के बच्चे का हक़ मार रहे हो। यहाँ पे तो हो ही जाएगा अपनी तो ऐसे तैसे, कोई ऐसे या वैसे, उस बच्चे के पास यही अपॉर्चुनिटी थी। तो आपने जो हक मारा है वो एक्चुअली थर के बच्चे का मारा है, बन्नू के बच्चे का मारा है। मेरी नज़र में तो जो टॉप ऑफ द टॉप हैं, जो पाकिस्तान के लेसर सर्व्ड, अंडर सर्व्ड एरिया से आते हैं, इनकी तो हर इंस्टीट्यूशन में रिजर्व जगह होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट द डेथ ऑफ मेरिट, दैट इज़ एक्चुअली what merit demands, and I think these institutions will also benefit from their perspective। ये जो सारे एक ही तरह के लोग आप विदाउट एनी डाइवर्सिटी डालकर सेम ही तरह की बातें एक दूसरे को कर कर के कुछ सीखते नहीं है, कुछ समझते नहीं है। पर्सपेक्टिव तो मिले। कराची में बैठ के आप बलूचिस्तान डिस्कस करें, 4 बलोच बच्चे हुए क्लास में, तो पर्सपेक्टिव तो मिले आपको कि भाई है क्या, इशू क्या है वहाँ पर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको यहीं पे ब्रेक लगाऊँ। जहाँ तक ये बकवास की जाती है कि अच्छा भाई कोई कराची का इंसान जो है वो ब्यूरोक्रेसी, नहीं, ऐसा नहीं है, हुकूमत ब्यूरोक्रेसी में है बहुत ज़्यादा। कराची का मेयर महाजिर है यार। तो बैटरी भी ख़त्म हो गई है कैमरा की, तो यहीं पर इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये किस तरह से लोगों को एक्चुअली हर्ट करते हैं। बस जस्ट बिफोर गोइंग मेरी पोजीशन इस पर थोड़ी सी वैसे बदल गई है। जब नसीर मेमन आए थे उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कोटा सिस्टम ख़त्म हो ही जाना चाहिए, लाइक वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम, बट नाउ आई ऑल्सो थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए। बिकॉज़ ये मसला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको टॉकिंग पॉइंट बनाकर आप लोग विक्टिमहुड क्रिएट कर कर पॉलिटिक्स करते हैं उसके अराउंड। एमक्यूएम कितने साल सियासत में थी, आई थिंक उन्होंने जानबूझ के कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं किया, कुछ वो ख़त्म कर देंगे तो फिर पॉलिटिक्स किस पे करेंगे, जज्बात लोगों के किस बात पे बढ़ाएंगे। 7% जॉब है मेरे ख्याल से अब सिर्फ गवर्नमेंट की, अब प्राइवेट सेक्टर लीड करता है। ये 1970s नहीं है वेयर मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये अब इतना मैटर नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर मैटर करता है। तो प्राइवेट सेक्टर में किस किस तरह का सिंधियों के खिलाफ रेसिज्म होता है और ये जो हेटफुल आइडियाज़ प्रमोट किए जाते हैं, उन स्टीरियोटाइप्स, उन झूठ से किस तरह सिंधी हर्ट होते हैं, और कल्चरल एलीट क्या चीज़ होती है, कल्चरल जो हमने क्रिएट किया है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, ये जानने के लिए देखिए दूसरी एपिसोड। और होपफुली, I know I keep making promises on this channel that I will keep up, but I try and keep up this one. That one will be the last on this topic, and then I will hand this over to the people to do what they want with it. Like I have always said,
I don't want to be the poster boy, and I don't want to lead any movement. I want to have fun in life. This is not for me. This is not, oh, Shahzad is the victim. Shahzad is not the victim. It's the people. तो अगर हम बलूचिस्तान की भी बात करते हैं कि 7 ट्रिलियन उन्होंने दिए पाकिस्तान को, उनका हक उनको मिलना चाहिए। इसी तरह सिंध की जो तारीख़ है, सिंध का जो प्रेजेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। शहजाद क़यास ना मैटर करता था, ना मैटर करता है। इस कॉन्वर्जेसन को शहजाद क़यास से अलग कीजिए। अगली वीडियो में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।